हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सरकार क्या है। व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अक्सर आपने सुना होगा कि सरकार ने प्याज के दाम बढ़ाए, सरकार ने यह काम किया, सरकार ने ये पॉलिसी लेकर आई। अक्सर हमने न्यूज़पेपर में यह पढ़ा है और टीवी में भी हम जब न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो अक्सर सरकार गवर्नमेंट यही वर्ड हम सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करने वाले हैं क्या होती है सरकार, क्या होती है गवर्नमेंट, कैसे बनाई जाती है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि कितने तरीके की सरकार होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दिख रही हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। फिर से सरकार है क्या ये सरकार। क्यों हम बार बार सरकार को ही हर चीज़ के लिए अच्छा और दोषी ठहराते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, कहाँ पे क्या सुविधाएं दी जाएं, ये काम किसके होते हैं, सरकार के होते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे हो जाने पर किसी चीज़ों के दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। सरकार स्कूल में बच्चे उपस्थिति को बढ़ावा दे, इसके लिए कई सारी पॉलिसी चलाती है। जैसे कि एक मिड डे मील योजना भी सरकार ने चलाई हुई है। क्यों चलाई हुई है कि बच्चों की जो उपस्थिति है वो स्कूल में बढ़े, इसलिए सरकार ने यह योजना चलाई हुई है। तो क्या है, क्यों ये सारे काम सरकार के द्वारा ही क्यों किए जाते हैं, हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरों देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि उसके देश के सारे नागरिकों को सभी पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही। कोई राज्य, जैसे मान लो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया की इस टाइम सरकार आप सभी जानते हैं बीजेपी सरकार है। जिस सरकार के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हैं बीजेपी, और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हम कहते हैं ना कि किसकी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो सरकार का काम क्या होता है, देश की सीमा की सुरक्षाएं करना, उनके देश में जो लोग रह रहे हैं उनको हर तरीके की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या वो किसी सुविधा से वंचित तो नहीं है, किस राज्य में कौन सी सरकार है, उसको कैसे राज्य को सुचारू ढंग से राज्यों में योजनाओं को किस तरह से सुचारू ढंग से लागू करना है, ये सभी कार्य किसके होते हैं, सरकार के होते हैं। अगर नागरिकों के किसी भी तरीके का नागरिकों का के साथ कोई भी असमानता दिखाई जा रही है, कोई भेदभाव किया जा रहा है, तो उन नागरिकों को किस तरह से कैसे उनको न्याय दिलाना है, ये भी किसका काम होता है, सरकार का काम होता है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, सुनामी आती है, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों के लिए सहायता करती है। आपने देखा होगा, जैसे आपने कहीं भी सुना होगा कि इस राज्य में, इस देश में, किसी भी देश में जो है कोई भी आपदा आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, या फिर हम अपने ही राज्यों की बात करें, हम इंडिया के ही राज्यों की बात करें, किसी एक राज्य को हम मान लेते हैं, जैसे बिहार में अगर बाढ़ आई है तो सरकार वहाँ पे जो लोगों के लिए क्या करती है, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उनको उन तक खाना पहुंचाती है, उन तक जो भी जीने के लिए संसाधन है उनको पूर्ण रूप से
उनको उपलब्ध करवाती है। क्या ये काम कौन करता है? सरकार करती है। सरकार उनको मुआवजा देती है। सरकार पीड़ितों को कुछ ना कुछ धन से भी सहायता प्रदान करती है। सरकार जो है वो उन लोगों के लिए खाना, पर्याप्त खाना जो भी है कि कोई भी जहाँ पे भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर सारी सुविधाएं, खाने की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, किसकी जिम्मेदारी है ये पहुँचाना? सरकार की। क्या कौन करता है? ये सरकार करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का अंग है। आपके साथ कुछ भी घटना होती है या आपने पड़ोस में कहीं भी देखा होगा, कुछ भी घटना होती है, कोई हादसा होता है, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो जाके क्या करते हैं? जाके न्यायालय में अपनी अर्जी देते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है तो मुझे न्याय चाहिए। तो न्यायालय भी क्या है? न्यायालय भी एक सरकार का अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। आपने सोचा है क्यों, कैसे कैसे सरकार इतना सब कुछ कर पाती है? कि क्या इंडिया इतना बड़ा राष्ट्र है, उसको एक अकेले सरकार किस तरह से संभालती है? हर राज्य की अलग अलग सरकार है। कैसे सरकार को चुना जाता है, इस प्रोसेस पे हम बात करने वाले हैं। और ये काम करने क्यों ज़रूरी है तो इसके इसके संबंध में हम अब बात करते हैं। सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है? जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण, ये हमारे उदाहरण है। उदाहरण के लिए संसाधन के नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत ताकि लोग क्या है सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार का क्या काम होता है? हम सरकार चुनते हैं। सरकार हमारे लिए क्या करती है? हमें सुविधाएं देती हैं, तरह तरह की सुविधाएं देती हैं। हमें जो है सीमा में जो जैसे मान लो भारत है, भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षाएं देती है, उन्हें सुरक्षाएं प्रदान करती है। उनके अपने देश के लोगों को किसी भी तरीके की किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंच रही हो, इसकी देख रेख भी कौन करती है? सरकार। रिसेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आया था कोरोना, आप सभी परिचित हैं इससे। कोरोना में सरकार ने क्या किया था? कोरोना वायरस को ना फैले इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। तो लोगों ने क्या किया था? उसका पालन किया था। सरकार की जो आदेश थे उनको माना था, किसी ने जाके विरोध नहीं किया। लेकिन कुछ हद तक जब ये लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों ने उसका विरोध भी करना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, कि हमें बाहर जाने दिया जाए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे ठीक होगी, हम क्या खाएंगे, कैसे कमाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो क्या कौन थी उन सब चीज़ के लिए जिम्मेदार? सरकार। हर देश में जो है जो शासन करती है वो एक सरकार करती है। अब सरकार कैसे करती है आइए समझते हैं। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है। अभी मैंने बताया कि सड़कें बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है सरकार जिम्मेदार होती है। कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा हो, सब चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन कहलाती है? सरकार कहलाती है। सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी सरकार? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। पहले स्तर पर स्थानीय सरकार, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखो बच्चों, ये है हमारा एक पिरामिड। हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे आती है पहली सरकार, जो नीचे से ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले होती है स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार? स्थानीय सरकार। फिर आती है स्टेट लेवल पे सरकार, जिसे कहते हैं हम राज्य सरकार। विभिन्न विभिन्न राज्य की सरकारें होती हैं। जैसे अपने इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। तो बिहार की अलग सरकार होगी,
हरियाणा की अलग होगी, है ना, छत्तीसगढ़ की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी। पूरे 28 जो स्टेट हैं सबकी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है। फिर बात करते हैं हम राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर सरकार। कौन से लेवल पर? राष्ट्रीय स्तर पर सरकार, जो कि हम जानते हैं कौन सी है हमारी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर। इस टाइम हमारी राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है वो बीजेपी की है, जिस पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो सरकार होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई सी भी पार्टी की हो सकती है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, या फिर समाजवादी पार्टी हो गई। विभिन्न तरीके की राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें बन सकती हैं। जिस भी पार्टी का नेता जो जीतता है वही राष्ट्रीय स्तर पर उसी पार्टी की सरकार बनती है। जैसे इस टाइम पर मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी पार्टी से। तो ये थी हमारी 3 स्तर पर सरकारें। अब समझते हैं कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, राज्य स्तर पर सरकार कैसे काम करती है और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कैसे काम करती है। स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गांव, आपका शहर या आपका मोहल्ला, ये होती है स्थानीय स्तर पर सरकार। राज्य के अंदर एक राज्य है, मान लो एक राज्य है राजस्थान के अंदर जो है अब अलग अलग जिले बटे हुए हैं। ठीक है, उसमें एक गांव है, गांव के अंदर कौन सी सरकार है, शहर के अंदर कौन सी सरकार है और उस मोहल्ले के अंदर कौन सी सरकार है, उसको कहा जाता है क्या? स्थानीय सरकार। फिर अगर हम बात करें पूरी राजस्थान सरकार की, तो वो क्या कहलाती है? स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। पूरी राज्य सरकार, वो पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी मामले हैं, जैसे जितने भी कानून हैं या फिर जितने भी मामले हैं, सड़कें बनाना, पुल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, रेलवे का निर्माण कार्य, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य से लेके, वो सारी कौन करती है? राजस्थान, मतलब स्टेट लेवल की सरकार। जैसे हम एग्जाम्पल कौन सी सरकार का ले रहे हैं? राजस्थान सरकार का। ठीक है, राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि अभी हमने राजस्थान सरकार का लिया, तो जो राजस्थान सरकार होगी वो पूरे अपने राजस्थान की देखभाल करेगी, कैसे उसमें योजनाओं को लागू करना है, कौन कौन से नियम रखने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक स्टेट सरकार करती है। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र में देखें हरियाणा कहाँ है और असम कहाँ है, हम देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने इंडिया का पूरा मैप है, जिसमें कि अभी हमने डिस्कस किया इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? बताओ बच्चों, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, 8 यूटीज हैं, यानी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम देखते हैं हमारा असम कहाँ पर है। ये देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं असम की, ये रहा हमारा असम। हमने एक और बात करी कौन सी की? हरियाणा की। तो हम देखते हैं हरियाणा किधर है पूरे मैप में, आपको देखिए ये रहा हरियाणा, दिल्ली के पास, ये है हरियाणा। तो जो हरियाणा की सरकार होगी, जो असम की सरकार होगी, वो पूरे अपने स्टेट का ध्यान रखेगी। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की सरकार की। राज्य स्तर की सरकार की हमने बात करी। अगर किसी राज्य में अंदर ही किसी एक स्थानीय गांव, शहर की सरकार है तो वो स्थानीय सरकार कहलाएगी। पूरे स्टेट को, यानी इंडिया में 28 स्टेट है, तो हर स्टेट की अलग अलग सरकार होगी। असम की अलग, हरियाणा की अलग और बिहार की अलग, ऐसी 28 पूरे स्टेट की सरकार अलग है। इसी तरीके से अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय स्तर की। तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार पूरी इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, पूरी इंडिया की देखरेख करती है। पूरी इंडिया में क्या लागू हुआ है, किस तरीके से योजनाएं हैं, किस तरीके से कानून बने हैं, वो सारा काम क्या है? राष्ट्रीय स्तर की सरकार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार और कानून की बात हम करते हैं बच्चों। सरकार कानून बनाती है। सरकार का क्या काम है? सरकार कानून बनाती है। देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने पड़ते हैं।
केवल यही नहीं, वह तरीका है जिसमें सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है, वैसे यह ताकत भी लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सकती है। उदाहरण के लिए एक कानून है, जैसे उदाहरण के लिए हम बहुत सारे कानून ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, जब आप अपनी क्लास में होते हैं, अब क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, क्या आप उस क्लास में कोई भी निर्णय लेते हैं तो क्या आप उसको लागू कर पाते हैं? अगर मान लो आप किसी से बातें कर रहे हैं, आप किसी से बातें कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स किसी और से बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा, पूरी क्लास में शोर हो जाएगा। तो टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स का आप आदेश मानते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं कि आपको शोर नहीं मचाना है, तो आप शांत हो जाते हैं, आप टीचर्स की मानते हैं ना। इसी तरीके से गवर्नमेंट होती है। इन लोग क्या करते हैं, लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, सरकार जो है वो लोग जो है अपनी एक सरकार चुनते हैं, एक सरकार चुनते हैं और सरकार जो कानून बनाती है उसका पालन करते हैं। जब हम उस सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करते हैं, तभी तो देश में सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाती हैं, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से चल पाती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक कानून का उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि आपको पता है गाड़ी चलाने के लिए, अगर आपको रोड पर गाड़ी चलानी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कानून क्या है, आप 18 साल की उम्र आपकी पूरी हो चुकी हो तो आपको रोड पर स्कूटी, कार, बाइक चलाने का अधिकार होता है। दूसरी बात, आपके पास उस वाहन के सभी कागजात पूरे होने चाहिए। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस पे सड़कों पर अपनी जो वाहन है उसको चला सकते हैं। अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार ने दंड भी तय किए हैं। क्या दंड हो सकते हैं? दंड हो सकता है, आपका चालान हो सकता है, आपको सजा हो सकती है, और लोग वो मानते हैं, तभी तो शांतिपूर्ण सुचारू ढंग से ये नियम लागू हो पाते हैं। लोग ही अपनी सरकार तय करते हैं। कैसे तय करते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर हम कोई भी नियम तोड़ते हैं तो सरकार उसके लिए कार्रवाई कर सकती है। उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी कानून जो है लोगों को पसंद नहीं आया सरकार का, क्या लोग उसका विरोध कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कौन सी सरकार में कर सकते हैं ये हम अब बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करेंगे दो तरह की सरकार का। यहाँ पे हम बात करेंगे सरकार के 2 टाइप का। सरकार, कौन कौन सी सरकार की हम यहाँ पे बात करेंगे? एक तो हम बात करेंगे लोकतंत्र सरकार, दूसरी हम बात करेंगे राजतंत्र सरकार। क्या होती है ये राजतंत्र और लोकतंत्र की सरकारें? ये हमारी दूसरी सरकार होगी। स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले लोकतंत्र सरकार और राजतंत्र सरकार की। यहाँ पे हम सरकार के 2 प्रकार पढ़ेंगे। वैसे सरकार 3-4 तरह की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पे 2 सरकार की बात करने वाले हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र, क्या आपको इस नाम से ही पता चल रहा है? लोकतंत्र यानी लोगों की सरकार। मैम, लोगों की सरकार, किस तरह से लोगों की सरकार? स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, अपना आगे का चैप्टर। सरकार को निर्णय और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? कौन देता है? हम देते हैं। आपने सुना ही होगा कि चुनाव होते हैं, चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि को चुन के ही हम ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर वही प्रतिनिधि जाके सरकार बनाते हैं, और सरकार ही क्या करती है? हमारे लिए कानून बनाती है, राइट। तो क्या होता है कि आपको पता है कि हमें 18 साल की उम्र का कोई भी 18 साल जिसने भी अपनी आयु पूरी कर ली हो वो उसे वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, क्या करते हैं हम अपनी जिन्हें भी हम पसंद करते हैं, मान लीजिए
दो पार्टियां हैं हमारे इसमें इंडिया में। मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं, वैसे हैं बहुत सारी, लेकिन मुख्य रूप से हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो पार्टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हम इन दोनों का एग्जाम्पल ले रहे हैं। दोनों पार्टियों के एक एक प्रतिनिधि खड़े हैं। हमें कौन सा चूज़ करना है ये हमारी इच्छा है, और अगर हमें नहीं भी चूज़ करना है इन दोनों के लिए तो ईवीएम मशीन यानी जो जिससे वोट लिया जाता है उसमें ये भी ऑप्शन होता है। तो हम तीन ऑप्शन आपके पास हैं, बीजेपी, कांग्रेस या नोटा। तीसरा बटन जो होता है ईवीएम मशीन में नोटा का होता है। अगर आपको बीजेपी पार्टी के सदस्य को, प्रतिनिधि को अपना चुनना है, सरकार बनाने के लिए चुनना है, तो आप वोट करते हैं बीजेपी पार्टी के प्रतिनिधि को। ये हम एग्जाम्पल के लिए पार्टीज ले रहे हैं स्टूडेंट्स, पार्टीज और भी हैं इंडिया में। दूसरी हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो अगर आपको कांग्रेस के प्रतिनिधि को चुनना है तो हम कांग्रेस की पार्टी वाले बटन पार्टी के प्रतिनिधि के को वोट करेंगे। तीसरा हमारा बटन होता है नोटा का। नोटा मतलब हमें इन दोनों में से कोई सी भी जो सरकार है, जो उनके प्रतिनिधि हमें पसंद नहीं है, तो हम वो प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो किसने चुनी अपनी सरकार? लोगों ने चुनी। लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों की सरकार। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देते हैं। अभी मैंने बताया किस तरीके से वोट देते हैं। कई तरीके की पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उन जो हमें पसंद होता है, जो हमें लगता है कि हमारे लिए काम कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छे नियम ला सकते हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं, हम उनको वोट देते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यह लोग क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। हमने अभी डिस्कस किया। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। क्या होता है बच्चों, लोकतंत्र में जब हम सरकार बनाते हैं, लोगों के द्वारा जिन प्रतिनिधि को चुनकर भेजा जाता है वो आगे जाके सरकार बनाते हैं और नियम कानून लागू करते हैं, तो उनको बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है कि हमने ये नियम क्यों लागू किया है, ये कानून हम क्यों लेके आए हैं, क्या इस कानून को लाने के पीछे क्या इच्छा है, क्या कौन सा मकसद पूरा हो सकता है, तो ये सरकार को बताना होता है। ठीक है, अगर वो नियम, वो कानून जनता के हित में होता है तो जनता उसका पालन करती है, लोग उसका पालन करते हैं। यदि वो कानून जनता के हित में नहीं होता है तो जनता लोकतंत्र की सरकार में उसका विरोध भी करती है। ठीक है, तो विरोध कौन करती है? जनता ही करती है। जनता ही अपनी सरकार बनाती है। अगर जनता को कोई कानून या कोई भी नियम पसंद नहीं आता है तो लोकतंत्र की सरकार में जनता उसका विरोध कर सकती है। अब हम दूसरी सरकार की बात करते हैं जो कि हमने पढ़ी थी। कौन सी है बच्चों? राजतंत्र। मैम आपने बताया कि लोकतंत्र में सरकार को जो है लोग चुनते हैं, तो राजतंत्र में क्या होता है? क्या राजतंत्र में भी लोग सुनते हैं? नहीं। आपने पुराने ज़माने में कहानियाँ बहुत सुनी होंगी राजा और रानी को लेकर, कि एक था राजा, वो अपनी प्रजा पर करता था शासन, राइट। ऐसी करके आपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो राजतंत्र में क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम यहाँ राज वर्ड से ही समझ रहे हैं, मतलब राजा या रानी का शासन। किसका शासन? राजा या रानी का शासन। राजतंत्र में क्या होता है? राजा या रानी का शासन होता है। राजा और जो रानी होता है, शुरुआत से ही जो राजतंत्र होता है उसमें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे राजा या रानी बनते रहते हैं। मान लीजिए कि मैं जिस भी देश में हूँ वहाँ पर एक राजतंत्र है। वैसे मैं भारत में हूँ और भारत में लोकतंत्र है बच्चों, ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर मैं किसी ऐसे देश में हूँ जहाँ पर क्या है? राजतंत्र है। राजतंत्र कैसे है? मान लो मैं किसी राजा की बेटी हूँ या रानी की बेटी हूँ, तो आगे चलकर मैं ही वहाँ उस गद्दी पर, राजा की गद्दी पर या रानी की गद्दी पर मैं ही बैठूंगी। क्यों बैठोगी मैम आप? क्योंकि वहाँ पे राजा का पुत्र या रानी का ही पुत्र शासन करता है। राजतंत्र है ये। वहाँ पर लोग अपनी मर्जी से राजा या रानी नहीं बनाते हैं। वहाँ पर वंशानुगत शासन चलता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता है। लोकतंत्र में कौन
सुन रहे थे, लोग चुन रहे थे। जब लोगों को पसंद नहीं आ रहा था तो विरोध कर रहे थे, उस सरकार को हटाकर दूसरी सरकार बना रहे थे वोट के माध्यम से। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। सारा डिसीजन कौन लेता है? राजतंत्र, राजा या रानी लेती हैं। हमने लोकतंत्र में पढ़ा था कि अगर लोगों को कोई भी कानून पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी नियम पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजा या रानी के पास सलाह लेने के लिए एक गुट तो होता है, उनकी सलाह, कुछ लोगों की सलाह तो वो लोग लेते हैं, राजा या रानी, लेकिन उनका निर्णय अपना ही होता है। वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है, उसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो निर्णय अच्छा है चाहे वो निर्णय बेकार है, आप उसका कोई भी किसी भी तरीके का विरोध नहीं कर सकते। ये होता है राजतंत्र। एक तरीके से इसको शाही तंत्र बोला जाता है, हुकूमत वाला तंत्र बोला जाता है। जो आप पर नियम या कानून थोप दिए गए, मतलब थोप दिए गए, आपको उन्हें मानना ही पड़ेगा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। राजा और रानी का डिसीजन वहाँ पर सर्वोपरि होता है राजतंत्र सरकार में। ये पढ़ी हमने दो तरह की सरकारें, कौन कौन सी? लोकतंत्र और राजतंत्र। आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर पर। यस, अभी हमने पढ़ लिया कि लोकतंत्र सरकार क्या होती है। थोड़ा सा और हम इसको रीड करते हैं। भारत एक लोकतंत्र देश है। आपको भी पता है कि भारत में क्या है? लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र देश है। आपको पता ही होगा कि जब यहाँ पर वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो ऑब्वियस है भारत जो है वो लोकतंत्र है। भारत में भारत के जो लोग हैं वो अपनी सरकार खुद चुनते हैं, और लोकतंत्र की सरकार को ही एक प्रतिनिधि सरकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र की सरकार कहा जाता है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप सभी जानते हैं जैसे कि भारत जो है वो एक गुलाम देश रह चुका है। हमने ब्रिटिशों से अपने आप को आज़ाद करवाया है। पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन करते थे, तो कैसे न कैसे हमने बहुत सारा संघर्ष किया है अपनी सरकार लाने के लिए। लोकतंत्र सरकार, ऐसे कई देश करते हैं, लोकतंत्र सरकार लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देश करते हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बातें यह है कि लोगों के पास अपने नेता के चुनने की शक्ति होती है। हमने अभी जाना कि लोकतंत्र में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। अभी समझा बच्चों, हमने क्या समझा कि जो लोकतंत्र है उसका अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है क्या? लोगों का शासन, लोगों का शासन। ये अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ बच्चों लोकतंत्र क्या है, तो आप सीधी सी और सरल भाषा में कह सकते हैं कि लोगों का शासन। लोगों के द्वारा चुनी गई अपनी खुद की सरकार। लोग जिस भी सरकार को पसंद करते हैं उसका प्रतिनिधि लाते हैं, और वही हमारे लिए क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। फिर सरकार नियम कानून हमारे लिए बनाती है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियम को बनाने में भागीदार खुद ही होते हैं, खुद ही शासन करते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है प्रतिनिधि लोकतंत्र? प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे, यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति जो है वो वोट देने गया है। जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या होता है, आपके यहाँ पे एक शाई लगा दी जाती है, जो एक निशान होता है कि हाँ आप वोट दे चुके हैं, आप दोबारा वोट नहीं दे सकते हैं, मतलब उसी टाइम दूसरा वोट आप नहीं दे सकते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते। हम जो है वो सीधे, अभी हमने बात करी ना, हम सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। आपको मैंने बताया वयस्क नागरिक मतलब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, सबको वोट देने का अधिकार है। क्या ऐसा पहले से ही है मैम? नहीं, ऐसा पहले से नहीं है। क्या पहले से ही चलता आ रहा है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है? नहीं,
पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, पहले होता था जब लोकतंत्र सरकार नहीं थी उससे पहले क्या होता था, और ये सिर्फ ये बाहर हर कंट्री में ऐसा हुआ है जहाँ पे लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना पड़ा है, वहाँ पर क्या होता था, गरीब और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। गरीब लोगों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार के लिए महिलाओं और गरीबों ने काफ़ी संघर्ष किया है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की क्या की, मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है उसे वोट देने का अधिकार है और जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। देखो बच्चों, वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या अमीर ही वोट दे सकता है? नहीं, गरीब को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मान लो अमीर लोगों ने अपनी सरकार चुन ली, अब सरकार कोई ऐसा नियम ले आई जो गरीबों के हित में नहीं था, तो गरीबों को तो उसका विरोध भी नहीं, तो गरीबों को वो जो कानून है वो मानने पड़ेंगे, पर उनका विरोध भी गरीब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वोट भी गरीबों ने नहीं दिया। अब क्या, कब तक गरीबों के साथ जो है अत्याचार होगा? इसलिए गरीबों, अमीरों और महिलाओं सबको ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सबको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ठीक है, वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम कर सकता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीबी आदमी होने का गुनाह किया है। यह तो गलत बात हो गई ना, कि अगर वो गरीब है, उसने तो वो जानबूझकर थोड़ी अपने आप को गरीब बनाया है उसने। हर कौन गरीब बनना चाहता है? कोई गरीब नहीं बनना चाहता। तो ये कोई गुनाह तो नहीं कि जो हमें उनको वोट देने का अधिकार ना दें। यहाँ पे एक बात कही गई है, अभी हमने एक चीज़ और नोटिस करी। क्या नोटिस करी? कि गांधी जी की पत्रिका का क्या नाम था? यंग इंडिया। गांधी जी की पत्रिका में गांधी जी ने ये सारी बात कही थी। गांधी जी की पत्रिका कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो यंग इंडिया है वो किसकी पत्रिका है, तो आप क्या कहेंगे? गांधी जी की यंग इंडिया। ठीक है बच्चों, ये हमने नोटिस किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सफ्रेज मूवमेंट के बारे में बताया गया कि ये सफ्रेज मूवमेंट होता क्या है। चलिए जानते हैं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं, जैसे हमने अभी भारत की बात करी कि पहले क्या था कि गरीबों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये संसार में हर जगह की बात है। गरीबों और महिलाओं को वोट देने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, वोट के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यहाँ पे लिखा भी है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट कहते हैं? सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। इस सफ्रेज मूवमेंट का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों? सफ्रेज मूवमेंट, अगर आपसे पूछे कि सफ्रेज मूवमेंट क्या होता है, सफ्रेज आंदोलन अगर हम कहें या मूवमेंट कहें, तो इसका अर्थ होता है क्या? वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। अगर आपसे पूछता है कि सफ्रेज आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे वोट देने के अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, यस, हम बात कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने अपनी बहुत अच्छी भागीदारी निभाई। कैसे निभाई? देखिए, पढ़ते हैं हम।
महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया। विश्व युद्ध के दौरान बात हो रही है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लोगों ने अपनी सोच में पुरुषों और महिलाओं के कामों को बांटा हुआ है। तो जो पुरुषों के काम माने जाते थे उसको महिलाओं ने बखूबी निभाया। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोग यह देखकर जो है आश्चर्य हुए। उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा, हमने पढ़ा ना पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है रूढ़िबद्ध धारणा। एक बार हम फिर भी रिकॉल करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या किसी एक धर्म या जाति या किसी नस्ल के बारे में पहले से ही दिमाग में सोच बना लेते हैं, चाहे वो रूढ़िबद्ध धारणा नकारात्मक और सकारात्मक कैसी भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या था कि हमने एक लिंग के आधार पर अपने दिमाग में सोच बना ली थी, रूढ़िबद्ध धारणा बना ली थी कि महिलाएं जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, वो स्ट्रांग नहीं होती। स्ट्रांग कौन होते हैं? सिर्फ पुरुष होते हैं। ये हमने अपने दिमाग में ऐसी धारणाएं बना ली थी, एक रूढ़िबद्ध धारणा थी। तो जब महिलाओं ने इतनी अच्छी भागीदारी प्रथम विश्व युद्ध में दिखाई तो सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने अपनी धारणाओं को जो बना रखी थी वो गलत महिलाओं ने साबित कर दिखलाई। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, ऐसी धारणाएं बना रखी थी। पुरुष के बराबर महिलाएं काम नहीं कर सकती, पुरुष के अंदर ज़्यादा क्षमता होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और महिलाएं नहीं होती, ऐसी धारणाएं लोगों ने बना रखी थी। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य नहीं माना जाता था। जैसे कैसे काम के लिए? जैसे वोट देने के अधिकार के लिए महिलाएं कमज़ोर हैं, इसलिए उन्हें शासन चलाना या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है, ऐसी लोगों ने धारणा बना रखी थी, जिसके कारण उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, उसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर, सफरेज मूवमेंट में क्या किया हुआ था, महिलाओं ने वोट के अधिकार को पाने के लिए अपने आप को जंजीरों से बांधकर, उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाओं को जो जेल भी हुई थी और भूख हड़ताल भी हुई थी, जंजीरों से बांधकर ये आंदोलन किया था, जिसमें कई क्रांतिकारी महिलाएं जो हैं जो आंदोलन में शामिल थी उनको जेल भी हुई और कईयों ने भूख हड़ताल भी की। यहाँ पे एक फैक्ट है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला बच्चों? 1920 में। जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कब मिला? 1928 में। हर जगह भेदभाव हुआ है, किस कारण हुआ है? धारणाएं, जो पूर्वाग्रह, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, उनके कारण भेदभाव हुआ। लेकिन यह भेदभाव जब महिलाओं ने अपनी सारा समर्थ दिखाया कि वो किस तरीके से समर्थ हैं, वो भी पुरुष के बराबर ऊंचाइयां, मतलब पहाड़ पर चढ़ सकती हैं, कई सारे जो पुरुष के द्वारा काम किए जाते हैं उन कामों को वो कर सकती हैं, तब महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और इस बात को समझा गया, तभी महिलाओं को जाकर वोट देने का अधिकार भी मिला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको छोटा सा होमवर्क दिया गया है, जिसमें कि आपको क्या करना है, आपको जानना है, क्या जानना है, देखिए यहाँ पर मैप है, ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। क्या है? हमारा इंडिया, प्यारा भारत हमारा इंडिया का ये नक्शा है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको देखना है कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो उत्तर में लैंड वाला क्षेत्र है और दक्षिण में तटीय क्षेत्र है। तो आपका वर्क है क्या, आपको पता लगाना है कि भारत अपनी सीमाएं कौन कौन से देश से साझा करता है, मतलब भारत से कौन कौन से देश सटे हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं पाकिस्तान, बाकी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत से कौन कौन से देश जो है सीमा साझा करते हैं। दूसरा आपका होमवर्क है कि मैं आपको एक स्टेट दे रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ तेलंगाना और असम। आपको मुझे बताना है कि असम और तेलंगाना से कौन कौन अपने ही जो राज्य हैं, अपने ही देश के जो राज्य हैं, वो कौन कौन से राज्य इन दो राज्यों से
सीमा साझा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तेलंगाना से महाराष्ट्र, ये देखिए जो सीमा है, महाराष्ट्र की सीमा मिलती है। तो आपको ऐसे ही बताना है और आपको जानना भी है इस मैप के थ्रू कि कौन कौन से राष्ट्र से सीमा साझा करते हैं और जो इंडिया है वो किन किन अन्य राष्ट्रों से सटा हुआ है। ठीक है, किन किन अन्य देशों से अपनी सीमा को अपनी सीमा लगाता है। ठीक है, तो ये था आपका होमवर्क। और स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 3, जिसमें हमने जाना सरकार कितनी प्रकार की है, किस तरीके से सरकार काम करती है। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी सीरीज़ बढ़ाते जाएंगे आपके लिए। धीरे धीरे सारी एनसीईआरटी सीरीज़ गुंजन मैम और मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो होप सो आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी और आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। बाय बाय।